तो आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं अपना क्या बैंकिंग का बैच। ठीक है, हम किस लिए आए यहाँ पे? पढ़ने के लिए आए, पर किस सब उसके लिए आए हैं? बैंकिंग के लिए आए हैं, है ना। तो बैंकिंग का कभी किसी ने देखा है क्या एग्जाम कैसे होता है? कुछ आइडिया है किसी को? हाँ, तो बेसिकली आज हम एक स्कीम देखेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और फिर हम क्लासेस जो एक्चुअल है वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक देखेंगे कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, एग्जाम आता कहाँ से और हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अभी तक किसी को भी कुछ भी आइडिया है बैंकिंग का? बोलो, है? अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूं, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल वाइज बात करूं तो मैं दो चीजों में बांट सकता हूं। एक बांटूंगा मैं क्लैरिकल लेवल, है ना, क्लर्क लेवल, और एक पीओ लेवल, है ना। तो हम हर बैंक एग्जाम को, मतलब हर तो नहीं, 90% बैंक एग्जाम को इन दो लेवल में डिफाइन कर सकते हैं। किस लेवल में? क्लर्क और पीओ। आया समझ में? ठीक है। तो अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में मेनली हमारे पास क्या क्या आते हैं? अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क आता है ना। अच्छा, ये डेफिनेशन जैसे पोस्ट से आपको दिख रहा है कि ये क्लरिकल पोस्ट होगी, ये क्या होगी? ऑफिसर पोस्ट होगी, है ना। इसमें आपको ऑफिसर बनाया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब पहले आपको पोस्ट दी जाएगी, है ना। फिर आपका प्रमोशंस वगैरह और ये सब। तो जैसे एग्जाम, मतलब पोस्ट से समझ में आ रहा है, वैसे ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल का भी अंतर होता है। इसमें अगर थोड़ा सा मैं कहूं तो आसान सवाल होता है कंपैरेटिवली इसमें, लेकिन जो ओवरऑल स्कीम है एग्जामिनेशन की वो सेम है। ठीक है, जो पैटर्न, जो सिलेबस यहाँ क्लर्क में आएगा वही किसमें भी आएगा, बस डिफरेंस किसका आता है? क्वेश्चंस के लेवल का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईबीपीएस क्लर्क, है ना। यहाँ पे फिर मैं अगर बात करूं तो एसबीआई क्लर्क, ठीक। मैं बात करूं तो आरआरबी क्लर्क, ठीक है। और फिर अगर मैं सिर्फ बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पे फिर मैं इंश्योरेंस को भी जोड़ता हूं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के जो एनआईएसीएल, एलआईसी आपने सुने होंगे, ये सब भी किसी के तहत आएंगे, इसी के अंदर। तो मतलब एज अ बैंकिंग अपन को बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस दोनों देखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? एलआईसी एओ आ जाएगा, है ना, आरबीआई असिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आरबीआई असिस्टेंट, ठीक। और कुछ कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मोटे मोटे एग्जाम बता रहा हूं आपको। अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में क्या क्या आएंगे? आईबीपीएस पीओ, देखो आईबीपीएस क्लर्क होता है, ऐसी आईबीपीएस पीओ होता है। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? एसबीआई पीओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आरआरबी, अभी मैं बताऊंगा आरआरबी क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है? आरआरबी पीओ। फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एलआईसी डबल एओ, अगर इंश्योरेंस की बात करूं, है ना। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्स और आ जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा मेरे को एक साल में कितने मौके मिल रहे हैं बैंक का देने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो मैंने लिखे, 12-13 मौके होते हैं एक साल में देने के लिए। इसलिए मेरा बहुत, मतलब पर्सनल ये मानना है कि कंपैरेटिवली बैंकिंग एग्जाम काफी आसान होता है। कंपैरेटिव किससे करें? अगर एसएससी से कंपेयर करें या फिर किसी और एग्जाम से कंपेयर करें। देखो किसी और एग्जाम से तो कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है यूपीएससी या एमपीपीएससी तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंग हो गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस लेवल की बात करूं, जनरली एसएससी और बैंक का नाम एक साथ लिया जाता है ना। तो मैं अगर बात करूं तो बैंकिंग का एग्जाम ज्यादा आसान होता है, और बैंकिंग की जॉब कंपैरेटिवली एसएससी से ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, एक सैलरी आपको बता देता हूं। अगर एसएससी में आप ज्वाइन करोगे तो आपको 70-80 हजार, मतलब मान लो अगर आपको टॉप पोस्ट मिल गई सीबीआई वगैरह, तो आपको 70-80 हजार रुपए आपको इन हैंड आएगी, है ना। तो आपका साल का इंक्रीमेंट कितना होगा? 3%, है ना। तो 70,000 का 3% मोटा मोटा 2100 रुपए होगा, ये एसएससी की। बैंकिंग में स्टार्टिंग आपको होगी किससे? और एक साल में आपको 15 से 20 हजार रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब 50,000 का 20,000 कितना हुआ? ऑलमोस्ट, अरे 20% हुआ ना, है ना। अगर मैं 20,000 की बात करूं तो कितना हुआ? 20% इंक्रीमेंट मिल रहा है ऑलमोस्ट आपको, है ना। तो यहाँ पे बैंकिंग में आपको सैलरी में जो इंक्रीमेंट्स हैं और जो पर्क्स हैं कंपैरेटिवली एक एसएससी और ये सबसे काफी बेहतर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आई कि अगर मैं बैंकिंग एग्जाम को बांटू तो इन दो उसमें 90% एग्जाम को बांट सकता हूं। फिर इसके अलावा बैंक बहुत जो और ऊपर वाले आते हैं, जैसे आरबीआई,
है ना, ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए, तो फिर उसके लिए अलग पैटर्न ऑफ एग्जाम होता है, तो हम उसको इसके अंदर नहीं रख सकते। ये बात समझ में आई। अब जैसे आपके मन में डाउट आया होगा कि IBPS PO और यहाँ पे एक SBI है ना, SBI अलग से एग्जाम क्यों करा रहा है? ऐसे सर मतलब सारे बैंक एग्जाम करा सकते हैं, कल को जाके बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपना कुछ का एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है, IBPS PO के तहत जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब में आपको जॉब मिलेगी। आया समझ में? और SBI से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलेगा। RRB क्या होगा? रूरल रीजनल बैंक, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, आपने देखा होगा गांव में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक होगा, है कि नहीं है? जबलपुर में भी है ना? तो यहां से आपको ये रीजनल रूरल बैंक में आपको पोस्टिंग मिलेगी। आया समझ में? ठीक है। सैलरीज का डिफरेंस वो रहता है, मैं आपको SBI PO की सैलरी बता देता हूं, नेट बनती है 70,000 के आसपास शुरुआत में, ठीक है। आपको इन हैंड ऑलमोस्ट आपको 60,000 मिलेगी फर्स्ट सैलरी। कितनी मिलेगी? 60,000, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं तो अब अगर जैसे एक चीज और यहां पे अगर मैं क्लैरिकल की बात कर रहा था, तो एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा 3 स्टेज एग्जाम है। 3 स्टेज मतलब कैसे? यहां पे हमारा क्या होगा? प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा और एक क्या होगा? इंटरव्यू। और मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा 2 स्टेज होता है। इसमें क्या होता है? प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। आया समझ में? दोनों केसेस में प्रीलिम्स हमारा क्या रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग मतलब इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब मान लो कितने बच्चे जाते होंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, मान लो जैसे अप्रोक्सीमेटली 6,000 वैकेंसीज आई, है ना, तो इसका 10 गुना, हम जो 10 गुना है बच्चे वो किसको क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कहा जाते हैं, मतलब 60,000 बच्चे क्या करेंगे? मेंस देंगे। मतलब हर एक सीट पे कितने बच्चे लड़ रहे हैं? 10 बच्चे लड़ रहे हैं। आया समझ में? और मेंस क्वालिफाई कितने लोग करते हैं? 3 गुना, नंबर ऑफ सीट्स के 3 गुना, मतलब हर एक सीट पे कितने लोग करेंगे? अगर जैसे 6,000 है तो 18,000 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यहां पे कितने बुलाए जाएंगे? 60,000। एक मोटा मोटा मैं बता देता हूं, बैंक का फॉर्म 7 से 8 लाख लोग भरते हैं, ठीक है, और एक्चुअल जो प्रीलिम्स देने जाते हैं वो जाते हैं ऑलमोस्ट, ये मान के चलो 5 से 6 लाख, जिसमें से सीरियस कैंडिडेट 1 लाख होते हैं, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है, 2 लाख स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी करके देते हैं। आया समझ में? तो इसमें से हमको पहले तो इसमें आना पड़ेगा, फिर हमको यहां जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अब जब मैं इसकी बात करूं प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आता है, तो एक मैं सिलेबस आपको बता देता हूं। अगर मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करता हूं, ठीक है, अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो टोटल हमारे पास जो टाइम होता है वो कितना होता है? 1 आवर, ठीक है। इस 1 आवर में हमको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक मिलेगा क्वांट्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नाम क्वांट नहीं होता है, यहाँ पे नाम होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। क्या नाम होता है? तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करता है? आपका नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है ना। आया समझ में? ये एसएससी वाला नहीं है कि इसमें सब आएगा, एलजेब्रा भी आएगा, है ना, प्रॉफिट लॉस रेशियोज, जितने भी सारे टॉपिक है इसमें ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम पे इसमें 3 चीजें बहुत, इसमें भी मतलब मैं इसका और अंदर बताऊंगा क्या आता है, लेकिन देखा जाए तो इसका मतलब है कि नंबर्स के साथ कितने अच्छे से खेल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनर इसमें टेस्ट करेगा, है ना। फिर ये हो गया मतलब मेरा बेसिकली क्या, क्वांट्स। रीजनिंग की बात करूं तो यहां पे रीजनिंग एबिलिटी लिखा रहेगा, और फिर तीसरा क्या सेक्शन आता है? इंग्लिश। अब इंग्लिश ध्यान देने वाली बात यह है कि आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें इंग्लिश नहीं आता। किसमें नहीं आता? एक्सेप्ट आरआरबी, चाहे क्लर्क हो चाहे क्या हो, पीओ हो। आया समझ में? इसमें इंग्लिश नहीं आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा? सिर्फ ये दोनों चीज आती हैं, और उसमें फिर 1 घंटा भी नहीं होता है, उसमें कितना होता है? 45 मिनट्स होता है ना।
और इसके क्वेश्चंस कितने होते हैं, 45 इसके होते 40 इसके होते हैं और 40 इसके, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो हमारे आरआरबी को छोड़ दें तो जो हमने बाकी सारे एग्जाम्स लेके उसमें ये 3 सेक्शंस आएंगे। अब ये 3 सेक्शंस कैसे कैसे आएंगे, ये आपको आएंगे कितने, 35 क्वेश्चंस। कितने आएंगे, ये वाले कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन, और ये कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन। देखो 35 35 70 और 30 कितने हो गए, 100। तो टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। कट ऑफ में एक अंदाजा बता दे रहा हूं, आईबीपीएस का 50 से 60 नंबर के बीच में रहता है। कहां रहता है, 50 से 60 नंबर के बीच में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं होता इसमें जितना एसएससी और ये सब में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब जो आपके एक्चुअल नंबर आ रहे हैं उसी से +-2 ऐसा समझ लीजिए, या 2.5 नंबर मान लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव मार्किंग रहती है ना। तो आपको हर एक करेक्ट मार्क्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क, है ना। और नेगेटिव के लिए 1/4 ऑफ द अलॉटेड। ये ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में भी करेगा और ये मेंस में भी करेगा। इस केस में 1/4 ऑफ द अलॉटेड क्या होगा, 0.25, है ना। तो आपके हर गलत के लिए आपके कितने कटेंगे, और आपके हर सही के लिए आपको कितने मिलेंगे। इसका नेट आपको किसके आसपास चाहिए, है ना। आपको मॉक में भी इसी के आसपास रहना है। ठीक है, जो आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपको, मैं तो ये कहूंगा 60+ ही रहना है, तब आप बहुत सेफर साइड हो कि आपका निकलना ही निकलना है। आया समझ में, ठीक है। तो ये स्कीम ऑफ पैटर्न, मतलब ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आई कि भैया इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, और इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी बात करेंगे, मैम भी आ रही हैं अभी, तो वो इंग्लिश का आपको पर्टिकुलर बताएंगी। मैं आपको जब तक मेंस का बता देता हूं। ठीक, तो देखो यहां से कितने बच्चे जाएंगे, 10 गुना बच्चे जाएंगे, जितनी भी टोटल पोस्ट होंगी, है ना। अब जो 10 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मतलब जिनके बेसिकली किसके ऊपर मार्क्स होंगे, 50 से 60, है ना। कभी कभार कम भी गया है, ऐसी बात नहीं है कि 50 से नीचे नहीं गया है, 49.75 भी गया है 22 का। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि हमको इससे प्लस ही रहना है जो हम मॉक दे रहे हैं उसमें। और कभी कभार 60, 58, 59 भी गया है ना। तो इसलिए मैंने एक रेंज बताई है आपकी कि हमको किससे क्या सेफर साइड लेके चलना है। ये आया। अब मैं अगर मेंस की बात करूं, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है फाइनल लिस्ट में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, है ना। एक तो हमारे जो थे वो थे ही, मतलब 3 जो थे वो थे ही, साथ में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बैंकिंग अवेयरनेस। क्या ऐड हो जाएगा, आया सबको समझ में। तो बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, देखो बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड जो योजनाएं होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। करंट सीईओ पूछ लेगा, है ना, करंट चेयरमैन पूछ लेगा, ये सारी चीजें। तो ये इससे रिलेटेड क्या होगा, ये बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब चीजें। इसमें स्टैटिक वगैरह भी पूछता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अगर मोटा मोटा बोले, इकोनॉमिक्स सुना है तो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड और उसको बैंक के साथ मिक्सअप करके जो करंट में हो रहा है उससे क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस। आया समझ में। तो ये बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड है, जो हम करंट अफेयर्स है। तो हमको अपनी प्रिपरेशन के दौरान हम मतलब टारगेट हमने लिया है कि हम 4 से 5 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको डे 1 से लेके डे एंड तक आपको रोज करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है और इसके नोट्स प्रॉपर बनाने। ठीक है, हम लोग ये बैंकिंग अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स लेंगे यहाँ पे क्लास में, जिसमें आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, नीति आयोग कैसे बना, उसका फंक्शनिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, है ना। इसमें इंडेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स किसने रिलीज करी, इंडाइसेस बेसिकली जैसे बोलते हैं, है ना। जैसे आ गया कि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट किसने लॉन्च करी, है ना। ये सारी चीजें रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये सब चीजें भी इसमें बहुत पूछी जाती हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। आया समझ में। अब बच गए मेरे 3। अब देखो मैंने प्रीलिम्स में आपको बताया था नाम क्या था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लिखा रहता है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस।
क्या नाम लिखा रहता है? डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ये बात ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे जो भी सवाल आने वाले हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? डीआई के फॉर्म में आएंगे, है ना? किस फॉर्म में आएंगे? डीआई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हमने सब पढ़ा है, जैसे हम रेशियोज पढ़ेंगे तो रेशियोज का एप्लीकेशन होकर डीआई बना देगा। हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का एप्लीकेशन करके डीआई बना देगा। आया समझ में? और यहाँ पे फिर वही रीजनिंग, और यहाँ पे क्या? इंग्लिश। अब आरआरबी के केस में प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होती थी, ये बात ध्यान रखना, नहीं होती थी। यहां पे इंग्लिश या हिंदी आप चूज कर सकते हो आरआरबी के केस में। फॉर आरआरबी आपको इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। क्या? इंग्लिश या हिंदी। बेसिकली एमपी रीजन के हो इसलिए हिंदी। आया समझ में? है ना? तो ये जो टोटल होते हैं, ये होते हैं कितने? 200 मार्क्स के। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि चारों सेक्शन 50-50 मार्क्स के होते हैं। ये होते हैं, ये मान लीजिए जैसे 60 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का है, ये 45 मार्क्स का है, और ये ऑलमोस्ट मतलब इसी के अप्रॉक्स सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब ये सिर्फ मैं एक एग्जाम का बता रहा हूं आपको, है ना? लेकिन ये क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं कि यहाँ पे ये 50 मार्क्स का आ गया, यहाँ पे ये 45 का आ गया, हर एग्जाम टू एग्जाम। लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल इसी के अराउंड कहानी घूमती है। आया समझ में? ठीक है। अब इंटरव्यू तो हो गया, ये हमारा हो गया 200 मार्क्स का। इसके साथ ये इसमें टोटल आपको टाइम कितना मिलता है? 3 आवर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना भूल गया, प्रीलिम्स में आपका सेक्शनल टाइमिंग होता है। क्या होता है? सेक्शनल टाइमिंग। देखो, मैंने प्रीलिम्स जब आपको बताया था तो मैंने आपको क्या क्या बताया था? इंग्लिश के 30 सवाल आएंगे, क्वांट्स के 35 और रीजनिंग के 35। तो ये आपको ऐसा नहीं होगा कि इस 1 घंटा पूरा खोल दिया, आपको किसी भी सेक्शंस में जाना है आप वो कर लो। आपको पहले 20 मिनट के लिए इंग्लिश खोली जाएगी फॉर 20 मिनट्स। आया समझ में? आप उसमें स्विच नहीं कर सकते कि अब मुझे, अगर आपको जैसे मान लो इंग्लिश हो गई आपकी, तो आप स्विच नहीं कर पाओगे कि आपको अब क्वांट्स में जाना है। मतलब ये 20 मिनट आपको यहाँ कंज्यूम करना ही पड़ेगा। आया समझ में? फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए आपको क्या खुलेगा? रीजनिंग। आया समझ में? ये खुलेगा रीजनिंग। और यहाँ पे क्या खुलेगा? मैथ्स, है ना, या क्वांट्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमने पढ़ा। तो ये 20 मिनट, तो ये ऐसे ऐसे खुलेगा। साथ ही साथ इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन वो बहुत नॉमिनल जाता है, 2-3 नंबर, 8 नंबर ऐसा जाता है। मैथ्स का 7-8 नंबर जाता है, रीजनिंग का इसी के आसपास, और इंग्लिश का थोड़ा 10-11 नंबर के आसपास जाता है। किसमें? प्रीलिम्स में। किसकी बात कर रहा हूं? तो हमको ओवरऑल कट ऑफ तो निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना है? सेक्शनल कट ऑफ भी। ये बात समझ में आई? अब अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि ये मतलब अलग अलग होती है, किसी में 45 मिनट्स, किसी में 30 मिनट्स, वो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल हमको समझना क्या है कि टोटल मार्क्स कितने का होता है? 200 मार्क्स का इसमें, और 200 मार्क्स का होता है, प्लस इसमें भी क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ होता है। क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ, है ना। अब सेक्शनल कट ऑफ इस केस में बहुत कम जाता है, 2 नंबर नेगेटिव में भी गया है। ठीक है, क्योंकि बैंक के मेंस के पेपर वाकई टफ आते हैं, डीआई हिलती नहीं है ना, तो कट ऑफ भी कम जाता है। आया समझ में? ठीक है। तो मतलब मैं आपको अपने समय का बता रहा हूं, जब मैं मेंस दे के निकला था तो वो क्या बोलते हैं, मैंने पूछा कितने अटेम्प्ट, तो सबके 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट थे। कितने में से? आउट ऑफ 60। मतलब ये 60 मार्क्स का होता है, ये क्वेश्चंस उसमें 45 समथिंग एग्जैक्ट, है ना। तो कितने? 4-5 अटेम्प्ट ऐसे होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें लेवल बढ़ जाता है। लेवल कैसे बढ़ता है? जो हम प्रीलिम्स में करते हैं उसी का और लेवल हाई करके क्या करते हैं? मेंस में करते हैं। आया समझ में? लेकिन इसमें कट ऑफ कम जाती है। ठीक, क्लियर ये? ठीक। फिर उसके बाद इसमें जैसे आपके 3 घंटे खत्म होंगे तो आपका ये शट डाउन हो जाएगा, सब ऑनलाइन होगा आपका, और आपका आधे घंटे के लिए फॉर 30 मिनट्स आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर करना पड़ेगा। ठीक, इस डिस्क्रिप्टिव में आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक, लेटर ऑफिशियल लेटर, है ना, और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो आपको ये 30 मिनट्स में करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो कहाँ जाएंगे? इंटरव्यू में। आया समझ में? तो इंटरव्यू भी क्या होता है कि हाँ ये टाइप करना पड़ेगा। ठीक है,
कंप्यूटर पे ही। अब एक चीज और, हाँ इंग्लिश या हिंदी नहीं, हाँ है ना, इंग्लिश में ही। अब एक चीज और कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो होता है ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो कितने मार्क्स का होता है, लेकिन आईबीपीएस की बात करूं तो कितने मार्क्स का होता है, 225। आया समझ में? और ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। आया समझ में? तो हमारे, तो बेसिकली हमारे जो भी मार्क्स हो गए, हम निकल गए, हमारा कट ऑफ निकल गया, तो हम कहाँ पहुंच गए, इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू भी अलग अलग मार्क्स का होता है। जैसे अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो 50 नंबर का होता है, एक्चुअल में 30 नंबर का होता है ना, 20 नंबर का एक ग्रुप एक्सरसाइज होती है वो होता है। आईबीपीएस में 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमने इंटरव्यू भी दे दिया, तो हमारी जो फाइनल लिस्ट बनती है वो आउट ऑफ ये 300 नंबर नहीं बनती, क्या बनेगी, आउट ऑफ 100 बनेगी। क्या बनेगी, आउट ऑफ 100 बनेगी। तो आउट ऑफ 100 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मेंस के मार्क्स थे ना, मेंस के मार्क्स का कई 80% लेते हैं, कई 75% लेते हैं। जैसे एसबीआई लेता है 75%, आईबीपीएस कितना लेता है, 80%। तो हमारे इसमें जो भी मार्क्स होंगे उसके 80% और इंटरव्यू के हमारे 20%, और इन दोनों को मिला के जो हमारे मार्क्स बनेंगे वो हमारा ओवरऑल मतलब कट ऑफ से देखा जाएगा कि कम है कि ज्यादा है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आई? आया समझ में? इंटरव्यू क्लैरिकल लेवल पे नहीं होता, ठीक, क्लैरिकल लेवल पे इस पे बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है। ठीक, जोन वाइज कट ऑफ जाता है अलग अलग, एमपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, ऐसे। ठीक है, आया समझ में? ठीक, तो अगर मैं ये, अब आ जाता हूं मैं किस पे, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो मैं एक बार क्वांट्स के आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं। ठीक, क्वांट्स में मेरे पास टोटल कितने सवाल आते हैं, 35 क्वेश्चन। इस 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो रहते हैं, है ना, 15 क्वेश्चन काय से आएंगे आपके, डीआई से आएंगे। किससे आएंगे, डीआई से आएंगे। अब ये डीआई सबका मिक्स भी हो सकती है, जो हमने पढ़ा परसेंटेजेस, रेशियो और ये सारी चीजें, है ना, लेकिन बहुत कंपैरेटिवली मेंस के मुकाबले बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान आती है, बना लोगे आराम से, है ना। 2 डीआई तो बना ही लोगे, मतलब 10 सवाल। बेसिकली अगर मैं 15 क्वेश्चन डीआई के बोलूं तो 3 डीआई आती है ना, और हर डीआई से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। तो मतलब आपको 2 डीआई बन ही जाएंगी, कई बार 4 भी आ जाती है ना। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो कितनी आएंगी, 15। इस 15 में भी आपका चार्ट बेस्ड ज्यादा आती है, मतलब ये मान के चलो कि अगर 3 डीआई आई है तो 2 डीआई चार्ट बेस्ड आएंगी, और एक आएगी केसलेट। केसलेट मतलब आपको केस बना बना के डीआई को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया। अब आपके जो 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके नंबर सीरीज से, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके किससे, नंबर सीरीज से, और 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, या इसको ऐसे कर दो ज्यादा बेहतर है कि 5 क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो किससे आएंगे, नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों आ सकते हैं, क्या, और रॉन्ग नंबर। आया समझ में? फिर 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के। किसके आएंगे, ठीक है, हो गए सिंप्लीफिकेशन। ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड रहता है, बॉड मास। ठीक है, इसलिए अब देखो यहां पे नाम जो है क्वांट्स का क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। तो यहां पे देखो ये नंबर्स के साथ प्लेइंग है, नंबर सीरीज, ये नंबर्स के साथ प्लेइंग है, समथिंग परसेंटेज ऑफ दिस माइनस समथिंग मल्टीप्लाई बाय ऑफ दिस। बेसिकली हमको सिंप्लीफिकेशन, या इसको नाम भी क्या दे सकते हैं, एंड अप्रोक्सीमेशन, कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो वो दोनों हम सेम कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, फिर कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 25 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के। किसके आएंगे, 5 क्वेश्चन किसके आएंगे,
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और 5 क्वेश्चन बच गए जो हमारे, वो आएंगे काय के, मिसलीनियस। मिसलीनियस मतलब क्या, जितने भी हम सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्या, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शंस। तो अगर मैं उसमें बात करूं तो देखो, परसेंटेज, रेशियोज एंड प्रपोर्शंस, प्रोबेबिलिटी भी आता है इसमें, ठीक है, मिक्सचर्स आते हैं एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क आता है, या टाइम एंड वर्क आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस आता है ना। ये सारे टॉपिक्स में से एक एक सवाल इसमें पटक देगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो देखो आपको ऑलमोस्ट ये कितने क्वेश्चन हो गए, 15, 35 में से 15, मतलब ऑलमोस्ट आपका 50% पेपर है वो बहुत आसान है। ये हर कोई उड़ा देगा, है ना। बचेगा जो हमको क्वालिफाइंग करने में वो क्या हेल्प करता है, ये और ये DI, ठीक है। तो हमको इस प्रिपरेशन के दौरान ये बात ध्यान रखनी है कि हमको रोज एक DI सॉल्व करना है। हम यहाँ पे कराएंगे क्लास में, है ना। पहले आपको बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है, फिर जो ऐप वगैरह है उस पर भी आपको बताएंगे कि डेली आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोज, मतलब एक लेवल के बाद, कि मतलब जब आप इस लायक हो जाएंगे कि आप अब रोज एक DI सॉल्व करने के लायक हो गए, तब फिर आप रोज एक DI यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे चालू करा देंगे, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। लेकिन सिंप्लीफिकेशन पे भी आने से पहले हम आपको कुछ पहले कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट कराएंगे। क्यों, देखो बैंकिंग एग्जाम में जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इवन बैंकिंग एग्जाम क्या है, SSC में भी उससे ज्यादा स्पीड है, ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड, है ना। तो आपका कैलकुलेशन जितना हायर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, आप एक एज पे रहेंगे दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले, ठीक है। और ऐसा मत मान के चलना कि यहाँ पे किसी को नहीं आता होगा, ऑलमोस्ट सबको आ रहा है, लेकिन हमको उनसे भी हायर जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीजें बहुत सारी सीखेंगे जिससे हम अपना कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी, फिर हम स्विच करेंगे नंबर सीरीज पे, और फिर हम स्विच करेंगे इस पे। तो ये हमारा बहुत जल्दी कवर होने वाली चीजें हैं, प्लस बहुत जल्दी मार्क्स दिलाने वाली चीजें। फिर हम इसके बाद किस पे आएंगे, इस पे, और फिर हम किस पे आएंगे, DI पे। हम जब ये वाले सब क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे भी हम DI थोड़े थोड़े करते जाएंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि DI इससे, जैसे परसेंटेज से रिलेटेड DI कैसे होती है। हमने SSC की क्लास में भी करे हैं, है ना, किए ना। रेशियो की क्लास में भी अभी DI बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे DI का एक वो लेते जाएंगे फील, बेसिकली कि कैसा DI होता है, हमको सॉल्व, हमको अप्रोच क्या रखना है। आया समझ में। अब मैं अगर रीजनिंग की बात, ये समझ में आया। तो बैंकिंग क्या है, मैं क्यों आसान बोल रहा हूं, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है कि ये आने ही आने हैं, समझ गए। ये SSC जैसा नहीं है कि इस बार पता चला रेशियो प्रपोर्शन से एक भी सवाल नहीं आया, आते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हमको वो 25 क्वेश्चन में सारे मिक्स आएगा, हमको रेशियो भी आएगा, हमको मिक्सचर्स भी आएगा। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये चुटकियों में सॉल्व करने वाली चीजें होती हैं। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब देख के आंसर लगाया जाता है। उसके बाद जो समय बचता है वो हम इस पे करते हैं, है ना। तो जब भी हम पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे तो हम सबसे पहले किसको छुएंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम मॉक लगाएं या हम मेन एग्जाम जाएं, बेसिकली हम मॉक क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन अभी यहाँ पे हो जाए। तो हम जितने ज्यादा मॉक देंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो मॉक में हमको यही स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि हमको पहला क्वेश्चन क्या चुनना है। अगर ये हमने सीख लिया तो फिर हम एग्जाम निकालने में एक एज पे आ गए, एक अलग दूसरे कैंडिडेट से। हमको ये चुनना आना चाहिए कि हमको पहले कौन सा सवाल उठाना है। अगर हमने पहली सवाल इनमें से कोई एक उठा लिया और हमसे नहीं बना तो हमारा मोरल एकदम डाउन हो जाएगा। आया समझ में। इसलिए हमको आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। हमने आसान से स्टार्ट किया, बनाते गए, एक मॉरल भी अप होता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मतलब टफर क्वेश्चंस पे आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आया समझ में, ठीक। अब आते हैं रीजनिंग पे। एडवांस मेंस में आती है, लेकिन बहुत SSC जैसा, जैसे अलजेब्रा और मेंसुरेशन की बात करूं तो इतना नहीं आता कि SSC में बहुत भयानक वाला जो अलजेब्रा आता है ना। मतलब बेसिक आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, a+b का होल स्क्वायर, है ना, a+b का होल क्यूब, a³ + b क्यूब, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मेंसुरेशन की भी बात करूं तो बहुत हल्का हल्का लेवल आता है, वो भी मेंस में आता है ना। प्रीलिम्स में नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। प्रीलिम्स में नहीं आता, एडवांस नहीं आता, किस में आता है, मेंस में।
आया समझ में? ठीक। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी देखो, जैसे हमारे क्वांट्स में पजल ये आ रहे थे, डीआई आ रहा था, वैसे हमारा यहाँ पे रीजनिंग में क्या आता है, पजल आते हैं। क्या आते हैं? पजल। अब पजल क्या क्या होते हैं? मेनली एक ही टाइप का होता है, क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें अलग अलग टाइप के बन जाएंगे। कैसे? एक बनेगा भैया लीनियर, है ना। लीनियर मतलब क्या? एक फ्लोर है, उस पर अलग अलग लोगों को हमने बिठाया। अब लेकिन ये तो हमें मालूम है कि कैसे बिठाया, लेकिन उसको पजल के फॉर्म में कि ये इसके नीचे बैठा है, हमको बहुत सारी कंडीशंस दी रहेंगी, वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमको ये पजल बनाना होगा। और फिर उससे रिलेटेड हमको 5 सवाल होंगे। ठीक है, जैसे डीआई में हो रहे थे, हर एक डीआई पे क्या हो रहा था? 5 सवाल। वैसे यहाँ पे भी हर एक पजल पे कितने क्वेश्चन होंगे? 5। ठीक है। अब लीनियर के बाद दूसरा क्या बनेगा? सर्कुलर। जैसे फॉर एग्जांपल एक राउंड टेबल पे हमने 8 लोगों को बिठा दिया। ठीक है। एक स्क्वायर टेबल पे हमने कुछ लोगों को बिठा दिया, 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग, कैसे भी, है ना। तो हमेशा क्या, सर्कुलर में मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर के अराउंड हम लोगों को बिठाते हैं। अब उसमें भी केस बन सकते हैं कि मान लो सारे बाहर देख रहे हैं, एक बन गया कि सारे अंदर देख रहे हैं, एक बन गया कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं। आया समझ में? फिर इनके साथ कुछ और वेरिएबल्स भी दे सकता है कि अगर मान लो जो यहाँ पे ए बैठा है वो ऑरेंज कलर, आओ लेट हो गए तुम, अच्छा बैठो। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पजल की, अभी हम रीजनिंग पे हैं, हम ये अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख रहे हैं। इधर देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख रहे हैं कि क्या होता है। हम अभी प्रीलिम्स का देख चुके हैं, ये हालांकि सेशन यूट्यूब पे भी डल जाएगा तो आप तब भी देख लेना। अभी हम किस पे हैं? मेंस पे हैं, किस प्रीलिम्स पे हैं, किसके? रीजनिंग के। उस पे आया समझ में? ठीक। तो इसमें भी जैसे अगर मैं बोलूं, ये तो बहुत आसान केसेस हो गए कि ये सारे लोग बाहर देख रहे हैं, सारे लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं कुछ। इसके साथ 2 वेरिएबल्स दे देगा कि हमको ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, और साथ ही साथ ये किस कलर का पहना है। इसमें हमने मान लो कि ये बोल दिया कि ये जो है ये व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना है, ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना है, तो हमको उसके साथ भी हमको उसको क्या बोलेंगे? 2 वेरिएबल पजल। क्या बोलेंगे? ठीक। तो ये भी आ सकते हैं। आया समझ में? तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे सीधा सीधा पजल से आएंगे। इसका मतलब हमारे पास 3 पजल आएंगी और हर एक पजल में कितने क्वेश्चन होंगे? 5। तो हमारे कितने होंगे? 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बचे जो, इसमें से फिर आपके 2-3 क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके, या 2 से 3 क्वेश्चन किस पे आ गए? ब्लड रिलेशन पे। ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन किस पे आ गए? सिलॉक्स पे। ठीक है। सिलॉजिज्म हमने अभी पढ़ा था, है ना। सिलॉजिज्म बेस कितने क्वेश्चंस आ गए? 5 क्वेश्चन आ गए। फिर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ गए किसमें? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। किस पे आ गए? ठीक। और कितने क्वेश्चन हो गए? ऑलमोस्ट ये 5, ये 15, 20 और 25। फिर हमारे इसमें इनपुट आउटपुट भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है इनपुट आउटपुट। ये लेकिन देखने को आपको मिलेगा नहीं, ये आपको बेसिकली आरबीआई और ये सब एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी तब भी है, 5 क्वेश्चन हो सकता है इससे आ जाए। ठीक है। फिर आपके कोडेड, या कोडेड की जगह मैं इसको अगर बोलूं तो जैसे हमने क्वांट्स में देखा था नंबर सीरीज, तो इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। अल्फाबेटिकल क्या? अल्फाबेटिकल सीरीज हमने देखी थी। अगर एबीसी कुछ एक हमको अल्फाबेट्स दिए थे, वर्ड दिए थे, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद तो हमने एक पैटर्न देखा था कि कैसे, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज। फिर मतलब इससे भी हमारे 5 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंकिंग की कोडिंग और डिकोडिंग एसएससी से बहुत अलग है। हमने जो एसएससी में पढ़ी वो यहां नहीं आती। बैंकिंग में क्या आती है? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। हमने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान दिया था, वो लेकिन सिर्फ बैंकिंग में आती है, वो मतलब एसएससी में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे यही आती है, क्या आएगी? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग।
आया समझ में? तो ये सारे टॉपिक्स मिलके हमको क्या बनाएंगे, रीजनिंग बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? और भी कुछ टॉपिक्स इसमें अगर मैं जोड़ना चाहूं तो है तो बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे एनालॉजी है ना, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक से मिलके हमारी रीजनिंग बनती है ना। तो रीजनिंग में भी बैंक के एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये मान के चलिए 30+ ही रहते हैं, 30+ अटेम्प्ट्स रहते हैं रीजनिंग में। क्वांट्स में अगर मैं बात करूं तो 35 में से ऑलमोस्ट 25-27 के आसपास गुड अटेम्प्ट्स माने जाते हैं, है ना। इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30, ठीक है, 30 आउट ऑफ 30। तो अगर मैं एक गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं कि आफ्टर प्रीलिम्स, तो आपका ऑलमोस्ट ही मान के चलिए 70 to 80 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तब जाके हमारा नेट स्कोर कहां के आसपास आ पाएगा, तब हम क्वालिफाई कर पाएंगे। आया समझ में? मतलब एज अ जनरल कैटेगरी हमको इतने अटेम्प्ट्स करने हैं, और इसमें भी हमारी एक्यूरेसी ऐसा ना हो कि 50% हो जाए। 50% एक्यूरेसी होगी तो हम वैसे ही निकल गए, ऑलमोस्ट ही मान के चलिए 90% एक्यूरेसी एंड अबव। आया समझ में? मतलब ये 80 क्वेश्चन में 8 ही क्वेश्चन गलत होने चाहिए। आया समझ में? मतलब हमारे 72 सही होने चाहिए, और 72 में से भी फिर 1/4 मतलब 2 मार्क्स काट दो, तब हम कहां पे आ पाएंगे, 60 पे। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आई प्रीलिम्स की। ठीक है, अब मैं आता हूं मेंस पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मेंस में न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम बदल के क्या बदल कर दिया जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। क्या कर दिया जाता है, डीआई एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये डीआई एंड एनालिसिस में आपको वही सारी चीजें पूछेंगे। मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन में आपको सारे 45, ये मान के चलिए 40-45 क्वेश्चन सारे डीआई बेस्ड रहेंगे। 5 क्वेश्चन वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के आ जाएंगे जो हमने अभी पहले प्रीलिम्स में भी देखे थे, और कुछ क्वेश्चंस और नंबर सीरीज और ये सब के आ जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हमारा 80% जो पेपर है वो क्या रहेगा, डीआई। मतलब क्या रहेगा, डीआई। अब ये डीआई जो रहेगा ये सब टॉपिक्स पे बेस्ड रहेगा। कैसे टॉपिक्स, सारे हमारे परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, मैम का कॉल तो नहीं है, अच्छा ठीक है। आया समझ में? क्या होगा, ये 80% टॉपिक हमारा डीआई बेस्ड रहेगा, और बाकी का 20% मान लो हमारे पास 5 सवाल आ गए किसके, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के, है ना। 5 सवाल आ गए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के, कुछ सवाल हमारे नंबर सीरीज के आ गए, वही मिसिंग नंबर्स या रॉन्ग नंबर सीरीज। आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, रीजनिंग में भी जो हमने किया अभी वही आता है उसी में, मतलब जो अभी हमने प्रीलिम्स में देखे जो सारे टॉपिक्स हो रहे थे वही, लेकिन वही है कि पजल फिर उसमें भी पजल का परसेंटेज ज्यादा होता है। आया समझ में? ठीक है, तो हमको एक बात शुरुआत से ध्यान रखनी है, हमको इस प्रिपरेशन के दौरान हमको 2-3 चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा वर्क करना है उसके ऊपर। सबसे पहले हमको अपना कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करना है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम बीच यहां से पहले तो कुछ क्लासेस सिर्फ और सिर्फ प्योरली कैलकुलेशन की ही लगाएंगे। ठीक है, शुरुआत की जो क्लासेस रहेंगी वो प्योरली क्या रहेंगी, कैलकुलेशन की ही, लेकिन फिर धीरे धीरे उस कैलकुलेशन को प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो मेंटली आपको हर रोज सुबह उठ के या घर पे जब भी रहो या पढ़ाई करने से पहले आपको कुछ आधे घंटे या 15 मिनट आपको वो करना है, जिससे आप वो चीजें भूलो ना। ठीक है, तो कैलकुलेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन पे, मतलब मेरा सिर्फ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, कैलकुलेशन से मेरा मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी है। जैसे 15 और 12, ठीक है, 15-12 देख के ही क्या समझ में आ रहा है कितना होता है, 27। लेकिन मैं यहाँ 48 और 54 बोल दूं तो अटक गए ना, है ना। तो हमको 2 डिजिट एडिशन भी हमारा फास्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसा हमारा यहाँ पे पकड़ है कि 15 और 12 मिलके हमारा क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, वैसे मैंने क्या बोला,
54, तो हमारा 102 यहाँ, अरे 102 यहाँ पे हमारा तुरंत आना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे 27 आया। आया समझ में? उसकी भी ट्रिक्स होती हैं, जैसे क्या, अगर मुझे 48 में 54 जोड़ना था तो पहले मैं ये 4 जोड़ दूंगा। कहाँ पहुंचा मैं 48 में 4 जोड़ने पे? 52। अब बच गया कितना? 50। ये 50 जोड़ दो, कितना हो गया? ठीक। तो ये हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमको ये जो 2 डिजिट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्क्वायर कैसे निकालना है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मुझे किसी भी कोई भी एक नंबर बोलो, उसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वैसे तो मुझे याद हो, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट की, तो आपको अप टू 30 क्या याद होने चाहिए? सारे, ठीक है। अप टू 20 आपको सारे क्या याद होने चाहिए? तो आप लोगों का एक्सरसाइज ये है कि आज घर जाके आप अप टू 30 सारे स्क्वायर्स एक कॉपी में लिखो और जहां पे भी पढ़ते हो उसके सामने चिपकाओ। अप टू 20 जितने भी क्यूब्स होते हैं वो अपनी कॉपी में लिखो और अपने जहां पे भी पढ़ते हो उसके सामने चिपकाओ। और अप टू 20 आप टेबल्स भी याद कर सकते हो, है ना, 19 1 जा, 19 2 जा, 38, ये आप टेबल्स भी याद कर सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? इंप्रूव होगी। आया समझ में? हालांकि ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप डेवलप हो जाएगा, लेकिन शुरुआत के हिसाब से आप याद कर लो। आप जब इतनी प्रैक्टिस करोगे, आप यहां पे भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहां पे करना है, कोई भी 2 नंबर बोलो, 48 इंटू कुछ भी 37 करना है ना, तो मुझे इसको कैसे करना है? तो यहां पे मैं इसको तोड़ के करूंगा, इसको मान लूंगा मैं क्या, 40। तो 48 का 2 गुना पहले निकालूंगा 96, और 96 का फिर 2 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? है 100, हाँ 192, है ना। और हमने 40 गुना किया था और हमने इसको क्या कर दिया, 1 0 लगा दिया, क्योंकि हमने 4 गुना निकाला। और इसमें से 48 का 3 गुना, अब 48 का 3 गुना भी हम 40 और 8 तोड़ के कर सकते हैं, मतलब 120 और 24 कितना होगा? 144। जब इसमें से 144 घटा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन अभी सब ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, यही हमको सीखना है, ठीक है, कि हमें फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। आया समझ में? हमको यहाँ पे यही सिखाना है। तो शुरुआत की जो क्लासेस रहेंगी वो बेसिकली इसी के ऊपर रहेंगी कि हमको कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करना है। सपोज हमें यहाँ पे 48 ही लिखा है, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। हाँ देखो मैम का होगा।